हेलो। हाँ भाई, गुड आफ्टरनून। वेलकम, सबका स्वागत, सबका विकास। ठीक है, सबका स्वागत और सबका विकास, ये नारा अपने द्वारा दिया गया है। ठीक है, कल पढ़ रहे थे, उसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे। हमने कल पढ़ा था बीटी बैंगन। चुपचाप आगे बैठ जाओ ना। बीटी बैंगन जो है उसमें कीट नहीं लगता, उसका नाम है तना और फल छेदक। उसमें जो जीन इनकॉर्पोरेट किया गया था उसका क्या नाम था? क्राई 1 एसी। याद रखना, क्राइजीन जो है ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशंस जो है बैक्टीरिया, उससे निकाला गया था। और इसी तरीके से हमने पहले भी चीजें पढ़ी थी, वही है सारी। गोल्डन सिस्ट निमेटोड जो लग रहा था आलू में, उसका नाम था ग्लोबोडेरा रोस्टोचाइनेंसिस। क्या नाम था? ग्लोबोडेरा रोस्टोचाइनेंसिस। उसमें कीड़ा लगा रहा था पोटैटो ट्यूबर मॉथ, उसका नाम था थोरिमियो ओपरकुलेला। क्या है? थोरिमियो ओपरकुलेला। इसी तरीके से और भी, जैसे आलू की पछेती अंगमारी वाले कवक का नाम था फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। क्या था? फाइटोप्थोरा। उसी में बैंगन भी हमने कल पढ़ा था। बैंगन के अंदर जो बुरापन हो जाता है वो पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज एंजाइम के कारण। पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज किसके कारण? पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज एंजाइम। इसमें पूफा एसिड होती है, पूफा, पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, जो कि कौन कौन सी थी? लिनोलिक और लिनोलेनिक। लिनोलिक, लिनोलेनिक। तो वो बातें हमने पढ़ी थी। इसकी सामान्य किस्मों की बीज दर थी 400 से 500 ग्राम, और जो हाइब्रिड है उनकी लगभग जो है 200 ग्राम के आसपास जो है बीज दर थी। अब हम कल जो नोट हम लिखना चाह रहे थे वो हम आज लिखेंगे कि एक अच्छी इंपॉर्टेंट बात है ये जो नोट लिखा रहा हूं ये बैंगन में तो है ही है, बट ये प्याज इसमें टमाटर के अंदर भी है। सुन ले, आवाज नहीं करनी किसी को। बैंगन में तो है ही है, लेकिन ये कभी कभी केस के अंदर आपके सोलेनेसी कुल में किसी में भी सही हो सकता है, खासकर टमाटर के अंदर में भी। अगर हम लोग 2 ppm, खासकर 2 से 5 ppm भी ऑप्शन में आ सकता है। अगर 2 से मतलब 2 से 5 या 2 ppm 2,4-D का छिड़काव अगर हो जाए इसमें, 2,4-D, 2,4-D तो तुम लोग जानते ही हो। तो 2,4-D का अगर आप छिड़काव करते हो पौधे में, तो क्या क्या बढ़ता है या क्या फर्क पड़ता है? बढ़ने को बोलते हैं इंड्यूस करना। क्या कहते हैं? इंड्यूस। तो क्या क्या चीजें इंड्यूस होगी? मतलब अगर आप 2 ppm 2,4-D का छिड़काव करते हो तो क्या क्या इसमें इंड्यूस होगा या बढ़ेगा? तो उसके अंदर नंबर 1 है पार्थेनोकार्पी। क्या है? पार्थेनोकार्पी बढ़ेगी। पार्थेनोकार्पी का मतलब होता है बीज रहितता, कह सकते हो इसको, मतलब सीडलेसनेस इसमें जो है वो बढ़ेगी। इसके अलावा इसके अंदर और क्या बढ़ेगा? इसके अंदर बढ़ेगा फ्रूट सेट। क्या बढ़ेगा? फ्रूट सेटिंग बढ़ेगी। मतलब ऐसा करोगे तो ऐसे में फलों का ठहराव ज्यादा होगा और अगेतापन बढ़ेगा। इसको हम लोग कहते हैं अर्लीनेस। क्या कहते हैं? अर्लीनेस। अर्लीनेस का मतलब क्या होता है? अगेतापन। मतलब फसल जल्दी पकेगी और ऐसा करते करते यील्ड बढ़ेगी, मतलब टोटल उपज बढ़ जाएगी। प्रश्न आएगा तुम्हारे, निम्नलिखित में से बैंगन में किसका छिड़काव करने से उसमें पार्थेनोकार्पी, फल ठहराव, अगेतापन और उपज बढ़ती है? तो ऐसे में क्या आएंगे ऑप्शन अलग अलग। उसमें 2 ppm 2,4-D, ये याद रहेगा। ये सभी कुछ फिक्स किताबों में दे रखी है चीजें। अगर आपको ज्यादा गहराई में जैसे अगर पढ़ना हो किसी को, तो सब्जियां आपको पढ़नी चाहिए। एक आईसीआर की थंबुराजन की एक किताब आती है, थंबुराज, वेजिटेबल साइंस। उसमें वेजिटेबल आती है, उसमें और भी है ट्यूबर क्रॉप और थोड़े बहुत स्पाइसेस वगैरह। वो किताब है, उस किताब में से बिल्कुल लाइन टू लाइन उठा के प्रश्न पहले ARO और AARO के पेपर में दे रखे। हॉर्टिकल्चर वाला जो हुआ था ना, ARO AARO, उसमें वहां से प्रश्न आ रखे हैं। जैसे ये भी वहीं से आ रखे हैं, जो तुम्हें 50 ppm TCPA लिखाया था टमाटर के अंदर, वो भी वहीं से कॉपी कर रखा है। तो हालांकि उन किताबों को देख देख के नए नए जो राइटर है उन्होंने अपनी किताबों में भी ये चीजें लिखी है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। लेकिन चूंकि आप लोग अब इतना नहीं पढ़ा जाता, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ तुम्हें ज्यादातर चीजें। ऐसा है। आज मृदा दिवस भी, आज वर्ल्ड सॉइल डे है। तो मैं सुबह मेरी क्लास हुई, वो हमारे एक कैमरामैन है आज के लिए, जो वीडियो शॉर्ट्स बनाने का काम करता है। वो स्टाफ रूम में दौड़ के आया, भाई अरे आज सॉइल डे है, सॉइल डे है, वीडियो बनाना, वीडियो बनाना। तो मेरे क्या आज एग्जाम भी था एक ऐसे कॉलेज में, तो ऐसे में करके
इसको कहते हैं फोन आना। फोन आ रहा है, तो मैंने उसमें 2 लाइनें बोल दी फटाक फटाक से। तो आज क्या है कि मृदा दिवस, तो हमें सॉइल की हेल्थ, इस बैग को नीचे रखते नहीं। गांव में क्या होता है कि जैसे शादी हो जाती है, जैसे मान लो भाई की होगी शादी, तो लुगाई को पीछे बिठा रखा है, और पशुओं के लिए जो भारा नहीं होता, भारा का मतलब चारे का भारा, तो लुगाई के सिर पे उसको रख रखा है, लुगाई को बाइक पे बिठा रखा है। गाँव में ऐसा होता है बहुत बार, उनको ये पता नहीं कि इसको सिर पे नहीं, उसको बीच में रख लो, है कि नहीं। ये है। तो अब यूं है, तो मृदा के स्वास्थ्य के बारे में हम सबको बहुत ही जो है एक्टिव होने की आवश्यकता है। ये एस्टिमेट किया गया है, ये पूर्वानुमान लगाया गया है वैज्ञानिकों के द्वारा, WHO और जो विश्व की संस्थाएं हैं, कि अगर हमने जलवायु परिवर्तन से होने वाले बदलावों को अभी जो हल्के में ले लिया, तो 15 से 20-30 साल के बाद में प्रोडक्शन जो है फूड ग्रेन वो रिड्यूस हो जाएगा। जैसा कि अभी भी फर्क पड़ रहा है, अभी उस अनुपात में खाद्य उत्पादन नहीं बढ़ रहा जितना बढ़ना चाहिए था, क्योंकि सॉइल की जो हेल्थ है वो खराब हो चुकी है। सॉइल की हेल्थ के बारे में एक तो क्या किसानों को अवेयरनेस नहीं, तभी तो सरकार आप लोगों को ले रही है कि आप जागरूक करो। WHO सुपरवाइजर यही तो है मेन फील्ड में काम करने वाले, तो किसानों को क्या पता नहीं, क्योंकि सॉइल हेल्थ कार्ड जो बनता है, अब सॉइल हेल्थ कार्ड बनाओ, सरकार ये कह रही, सॉइल हेल्थ कार्ड एक अच्छी चीज है, लेकिन जितने मात्रा में सॉइल हेल्थ कार्ड बन रहे हैं उतनी लैब नहीं अपने पास। अब जैसे उदयपुर की सॉइल हेल्थ कार्ड की लैब है, इसमें हजारों की संख्या में सॉइल सैंपल आते हैं, वहां मशीनें बिल्कुल लिमिटेड है, लोग भी लिमिटेड है। वो क्या करते हैं कि डेटा को कॉपी पेस्ट करते हैं, और सुपरवाइजर WHO भी होशियार है, सुपरवाइजर लेते हैं, वो एक ही जगह से मिट्टी लेके पूरे गांव की सेट कर देते हैं उसी। तो पूरे गांव में कौन घूम घूम के लेवे, एक ही जो है कट्टा भर लो, इसमें से आधा आधा किला सबके, नहीं तो 3 जगह से भर लेते हैं, ताकि एक आधे में मिक्स किया, एक आधे में ऐसे किया, वो सारे 100 सैंपल है तो 3 जगह से कट्टे भर के सेट कर दिया। वैसे भी तो किसानों को वो उसके आधार पर किसान भी नहीं करते हैं, तो दिक्कत है ये। तो हमने क्या है कि 17 पोषक तत्व जो पौधे को चाहिए होते हैं, जिसके अंदर मैक्रो और माइक्रो दोनों प्रकार के न्यूट्रिएंट है। मैक्रो न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, जिसके अंदर एक तो बेसिक या स्ट्रक्चरल न्यूट्रिएंट है, CHO जिनको बोलते हैं, प्राथमिक है जिनमें NPK है, और सेकेंडरी जो है कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर है। और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है जिनकी कम मात्रा में आवश्यकता होती है, उसमें आपका मैग्नीज है, मोलिब्डेनम है, आपका जो है कॉपर है, क्लोरीन है, आयरन है, जिंक है, बोरोन है और निकल है। निकल सबसे लेटेस्ट जो 17वां है, ब्राउन ने 1987 में इसका किया। तो ये जो पोषक तत्व है इनके बारे में किसानों को जानकारी है नहीं। ये मैंने जो भी बोला, क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी आपने पढ़ रखा है, आवश्यकता की कसौटी, आर्नोन और स्काउट ने 1939 में दिया था, एंड रीडिफाइन वापस किया था 1954 के अंदर। ये याद रहना चाहिए कि ये तो पोषक तत्वों की जानकारी है नहीं। तो धीरे धीरे क्या है कि अंधाधुंध रासायनिक खाद के प्रयोग करने से मृदा की तो उर्वरक क्षमता कम होगी। मृदा एक संसाधन है, एक मृदा की 1 इंच लेयर बनने में 1000 ऑफ ईयर लग जाते हैं, तब जाके ये बनती। मृदा की कीमत तो हमें उन लोगों को जाके पूछनी चाहिए जो पठारी इलाके हैं, जहां पे पठार है, खासकर हाड़ोती वाले जानते हैं। राजस्थान में खेतों में मृदा है नहीं, तो वो क्या करते हैं, फिर खेत के अंदर खोदते खेत को, और फिर कहीं दूर से ट्रैक्टर लाके डलवाते उस खेत में 3-4 फीट, और उसके अंदर लहसुन की, प्याज की, मिर्च की खेती करते हैं। ऐसे मैंने कई लोगों को देखा है। तो मृदा का महत्व उनको, जहां पे मृदा है उनको तो पता ही नहीं, जहां नहीं है वो इसके महत्व को जानते हैं। तो ये एक ज्योग्राफी और एक बायोलॉजिकल एक प्रोसेस, जो अलग अलग तरीके की प्रक्रियाओं के थ्रू मृदा बनी। तो दुनिया भर में इसको जागरूकता के लिए आज का दिन है। तो हमें उनको बताना चाहिए फार्मर को कि जो आपकी केमिकल फर्टिलाइजर के ऊपर डिपेंडेंसी है, हालांकि केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग करना भी आवश्यक ही था, नहीं तो हरित क्रांति के समय जो दिक्कत हुई, अगर हम अंधाधुंध फर्टिलाइजर का उपयोग नहीं कर रहे तो आज हालत खराब होती, हम उत्पादन इतना नहीं बढ़ा पाते। तो आवश्यकता तो है ही है, परंतु हमें धीरे धीरे मृदा की जो फर्टिलिटी है उसको बनाए रखने की जरूरत है, ये हमें किसानों को बताना। तो पिछले साल 5 दिसंबर को क्या था कि एक प्रोग्राम था, तो वहाँ SDM, कलेक्टर फ्लेक्टर सब आए हुए थे, ठीक है। तो कृषि विभाग के लोग भी बैठे हुए थे, हम लोग थे मेन हमारे फील्ड में था, एक कैंप चल रहा था उसमें। तो वो बोल रहे थे कि देखिए कृषि विभाग से कौन आएगा बोलने के लिए, ज्यादातर बोलने के लिए कृषि विभाग वाला ही आता है। जैसे कैंप लगता है, ये जनरल नॉलेज बता रहा हूँ, काम आएगा WHO बनने के बाद। तो जैसे आपकी ग्राम पंचायत में या कहीं तहसील के अंदर कैंप लगा हुआ है जिला स्तर का या ब्लॉक का, तो वहां पे क्या है कि बहुत सारे फार्मर्स आते हैं, लोग आते हैं, तो उनमें ज्यादातर किसान ही तो है।
भाई गांव में कोई प्रोग्राम हो रहा है तो किसान ही आएंगे सब, तो सब किसान ही हैं उसमें। तो किसान आते हैं तो उनको कोई न कोई, अब पूरे दिन कैंप चलता है तो उनको रोके कैसे, तो रोकने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट का स्पीच रहता है कि वो विभाग की जानकारी बताएगा, ये बताएगा, ये बताएगा। तो उसमें जो ज्यादातर टाइम लेता है वो कृषि विभाग वाले को लेना रहता है। तो जहां पे कृषि विभाग वाला बोलने में कमजोर रहता है वहां थोड़ी दिक्कत रहती है। तो मेरे को बोला, तो मैंने मृदा के महत्व के ऊपर ही मैंने जो है आधा घंटा बढ़िया तरीके से बता दिया। कलेक्टर साहब खुश हो गए, यार अच्छी जानकारी दी आपने। मैंने कहा बुलाओ कभी हवेली। मैंने कहा बड़े प्रोग्राम में बोल देंगे अपन, तो अपना काम ही यही है, ऐसे अपने ऐसे कर। तो फिर हवेली मतलब मेरे जिला, मेरे क्या की दिक्कत ये रही कि मैंने कई जगह पे ऐसे बोल रखा है, लेकिन क्या है कि उस समय वीडियो रिकॉर्ड करने वाला था नहीं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये जो अपने यहाँ एक प्रोग्राम होता है विकसित भारत वाला, जो अमृत महोत्सव होता है ना, जिला स्तर का प्रोग्राम होता है, संभागीय स्तर होता है। तो ये कई हर हर साल होता है। तो 5 दिन की ड्यूटी लगती है हमारी, तो हमारे जिला स्तर के अधिकारी भी आते हैं। तो वहां बोलने के लिए मेरा ही नंबर आता है, ठीक है, क्योंकि सब लोग इतने कंफर्टेबल नहीं होते बोलने में, मेरे को बड़ा मजा आता है। वहाँ के ज्यादातर अलग अलग कॉलेज यूनिवर्सिटी के बच्चे आते हैं ज्यादातर, और फार्मर्स आते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग आते हैं। तो वहाँ आप अच्छी बातें बता सकते हो, तो अच्छा लगता है बोलने में। तो जब एक बार मैंने उस दिन बताया था ना, आप बोलना सीख जाते हो तो फिर कोई समस्या नहीं, आप कुछ ही बोलो चाहे क्या है। तो उनको ऐसे है। तो ये याद रहना, ये याद रखना। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। देखो एक्चुअली मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि इसमें एक समस्या है। इसमें समस्या या इसका जो बिंदु है, मुख्य बिंदु आपको बैंगन में याद रखना है। मैंने पहले भी बता रखा है, जो नए हैं उनको ध्यान रखना। विषम वृत्तिकात्व की समस्या, विषम वृत्तिकात्व, ये एग्जाम में आया हुआ है एसीएफ में, जो कि तुम्हारे डब्ल्यू के लेवल के ही पेपर है सारे। इसको अंग्रेजी में कहते हैं हेटेरोस्टाइली, हेटेरोस्टाइली, ठीक है। ये किस किसने उस समय मैंने बताया था तब नहीं थे? कौन नहीं था जब मैंने हेटेरोस्टाइली बताई थी? कौन कौन नहीं था तुम्हारे में? हाँ, तो मैं इसको वापस कर रहा हूँ, जो थे उनको कौन सा याद है? तो ऐसा, तो हेटेरोस्टाइली की एक समस्या है, ये बैंगन के अंदर पाई जाती है। हेटेरोस्टाइली एक ऐसी समस्या है जो पर परागण को बढ़ावा देती है। किसी भी फूल के अंदर ये जो बीच में इस तरीके से जो मादा भाग वाली ये जो डंडी होती है, स्टॉक होता है, भाई किसी भी फूल के मादा भाग को जायांग या गाइनोशियम कहते हैं। इस ऊपर वाले भाग को हम लोग स्टिग्मा कहते हैं, इसको हम लोग स्टाइल कहते हैं, स्टाइल। और ये ओवरी या अंडाशय है, इसको अंग्रेजी में, हिंदी में हम लोग वृत्तिका के नाम से जानते हैं। तो कई बार क्या होता है, फूल के अंदर ये वृत्तिका लंबी हो जाती है या छोटी रह जाती है। जैसे अगर ये बहुत लंबी होगी तो नर छोटे रह गए ऐसे। अब नर छोटे रह गए तो परागण नहीं होगा। भाई ठेठ आसमान में तो मादा और नर से जमीन तो प्रोसेस हो सकती है? नहीं हो सकती। कई बार उल्टा हो जाता है कि भाई कि ये जो डंडी है ये तो छोटी रह जाती है, पुंकेसर ठेठ बड़े हो जाते हैं। तो ऐसे में क्या है कि ये विषमता जो होती है, इसी को विषम वृत्तिकात्व कहते हैं। तो इसके आधार पर बैंगन में 4 प्रकार के फूल आते हैं, ऐसा हमने जो है पहले पढ़ा था। ए बी सी डी, में फटाफट ही बना लूंगा क्योंकि पढ़ रखा पहले। 4 प्रकार के फूल मैंने समझाने के लिए बना रहा हूं खाली। कुछ फूल ऐसे आते हैं जिनमें डंडी जो होती है ये लंबी होती है, मतलब ये जो वृत्तिका होती है ये लंबी, ये लंबी वृत्तिका है, और पुंकेसर भी इस तरीके से लंबी। तो ऐसे को हम लोग कहते हैं लॉन्ग टाइप स्टाइल। क्या कहते हैं? लॉन्ग टाइप या लॉन्ग स्टाइल्ड फ्लावर। कुछ ऐसे फूल आते हैं इसी में जिनके ऊपर जो वृत्तिका होती है वो मीडियम होती है। कैसी होती है? ऐसे मीडियम प्रकार की होती है, मध्यम। तो उसको हम लोग कहते हैं मीडियम स्टाइल्ड फ्लावर, मतलब मध्यम प्रकार की वृत्तिका वाला फूल। इसी प्रकार से कुछ ऐसी वृत्तिका आती है जिसके अंदर छोटी वृत्तिका बोलते हैं उसको, उसको हम लोग कहते हैं स्मॉल साइज्ड जो है, या फिर स्मॉल स्टाइल्ड फ्लावर, या उसको वैसे शॉर्ट कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं शॉर्ट टाइप, ठीक है, शॉर्ट यानी छोटी। कुछ ऐसे फूल होते हैं जिनके अंदर वृत्तिका बिल्कुल आभासी प्रकार की होती है। कैसी होती है? आभासी का मतलब खाली तुम लोग ऐसे फीलिंग ले सकते हो कि हाँ कुछ है, बाकी ऐसे पता नहीं, मतलब आभास कर सकते हो, खाली आभास होता है कि वृत्तिका है, काम की नहीं है, ठीक है। तो ऐसे में यहाँ पर परागण हो जाता है, यहाँ पर भी परागण हो जाता है, इन दोनों में कोई भी पोलिनेशन नहीं हो पाता। तो ऐसे में फ्रूटिंग फिर इन्हीं के ऊपर होती है, इन दोनों पे। तो जो फलन होता है बैंगन के अंदर, तो 70 से 85% जो फ्रूटिंग होती है वो इसके ऊपर, ऐसे फूलों पे होती है। और जो आपकी 15 से 30% फ्रूटिंग होती है वो ऐसे फूलों पे होती है, इस पे कुछ नहीं होता, इस पे ऊपर भी कुछ नहीं होता है। अब आपको प्रश्न कैसे पूछा जाएगा? एक प्रश्न जो एसीएफ में पूछा गया कि बैंगन के अंदर कौन सा ऐसा कारक है जो उसमें क्रॉस पोलिनेशन को बढ़ावा देता है, तो वो कारक कौन सा है? विषम वृत्तिकात्व। अगला पूछेंगे
कि भाई बैंगन में कौन कौन से फूल आते हैं, तो लंबी वाले भी आते हैं, मध्यम, शॉर्ट, सभी प्रकार के फूल आते हैं। ये शूडो बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? शूडो टाइप यानी आभासी प्रकार की वृत्तिका। तो 4 प्रकार के हो गए। कौन कौन सी वृत्तिका वाले फूलों से फल बनते हैं? तो खाली लॉन्ग और मीडियम दोनों पे बनते हैं। किस पे नहीं बनते हैं? तो इन दोनों पे नहीं बनते। सर्वाधिक किसके ऊपर बनते हैं? तो लंबी वृत्तिका वाले बनते हैं। ये पता रह जाएगा, ये हल्का फुल्का अपने को ध्यान रखना है, अच्छी बात है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट वेराइटीज। क्या पढ़ेंगे? वेराइटी के नाम से कोई भी देखो डरेगा नहीं। इंप्रूव्ड वेराइटीज, कुछ कुछ किस्में है, कोई नई बात है नहीं, ज्यादातर किस्में वही है। आपकी 12वीं की किताब में काफी कम दे रखी। इसकी किस्मों से प्रश्न आने के चांस पता है कितने? 100%, खाली 100% चांस है यहां से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब प्रश्न कौन सा आएगा उसी को मैं पहले लिख रहा हूं, बाद में मैं और किस्में लिख दूंगा बहुत सारी। जो प्रश्न आना मेरे को ऐसे फीलिंग आ रही है वो आ सकता है। जैसे लंबे बैंगन किसके होते हैं? ठीक है, लंबे प्रकार के फल, लंबे प्रकार की जो किस्में हैं, यानी कि लॉन्ग टाइप कि लॉन्ग टाइप फ्रूट। भाई बैंगन में तो लंबे होते हैं या फिर बैंगन होते हैं गोल, गोल को बोलते हैं राउंड, ठीक है ना। तो ये जो है गोल फल वाली, गोल प्रकार की या गोल फल वाली, इनको बोल सकते हो लंबे फल वाली, और इनको बोल सकते हो गोल फल वाली। गोल को कहते हैं राउंड शेप। क्या कहते हैं? राउंड शेप। राउंड याद रखना, आर, राउंड का मतलब क्या होता है? गोल होता है। यहां से किस्म याद रहेगी अभी। तो अब लंबे फल वाली किस्में कौन कौन सी मैं कुछ बता रहा हूं आपको, ठीक है। एक तो है बेटा पुसा पर्पल लॉन्ग। क्या नाम है? लॉन्ग से तो लंबा वैसे पता रही, लॉन्ग यानी लंबा, तो ये तो है ही। एक है पुसा पर्पल क्लस्टर, पुसा पर्पल क्लस्टर, पुसा पर्पल क्लस्टर, एक तो ये। एक वैरायटी है पुसा क्रांति। बैंगन की सबसे फेमस किस्म कौन सी है? पूसा क्रांति। तो पूसा क्रांति तुम्हारे एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। पूसा क्रांति किसकी किस्म है? कि भाई फला की किस्म है, ऐसे करके। तो पूसा क्रांति किसकी है पूछा जाएगा। इसके अलावा और याद रखनी है तुम्हें पूसा अनुपम। क्या नाम है? ये भी 12th के अंदर, अनुपम तो इंपॉर्टेंट है ही है, ये दे रखा है किताब के अंदर। 12th की बुक, 11th की बुक में ये चीज दे रखी है। आगे बढ़े, एक और याद रखनी जो खास, बहुत बढ़िया, क्या मजा आ गया, ये ले हैं। एक वैरायटी है पंत सम्राट। क्या है? पंत सम्राट। इन सब में से अगर सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि कौन से लंबे फल वाली है, तो ऐसे में पंत सम्राट, ठीक है। तो पूछा पर्पल लॉन्ग तो लंबे फल वाली है ये। आपको मुख्यतया जो फोकस देना है वो किस पे देना है? सम्राट, ठीक है। तो ये पंत सम्राट जो है ये एग्जाम में पूछी जाएगी। अब इधर देख लेते हैं 2-4 किस्में कौन कौन सी हैं। इसमें और भी है लेकिन मुख्यतया यही है, और ये याद रखो एक बार, पूसा पर्पल राउंड। क्या नाम है? पूसा पर्पल राउंड। राउंड का मतलब गोल, तो ये तो हो ही गया यहाँ पर। इसी प्रकार से एक वैरायटी का नाम है पूसा बिंदु। अब तुम्हें एक वैरायटी पूछ रहा हूं मैं, अर्का बिंदु किसकी किस्म? क्या बात कर रहा हो, तुम तो होशियार हो गए धीरे धीरे ऐसे। एक वैरायटी और पता याद करनी है तुम्हें, पूसा अनमोल। क्या नाम है? पूसा अनमोल। और लास्ट एक और याद रखो, पंत ऋतुराज। क्या याद रखोगे? पंत ऋतुराज। अब यहां से भी प्रश्न आएगा और ये तुम्हें सही करना ही पड़ेगा। ऋतुराज, अभी तक जितने भी प्रश्न, जैसे अभी सुपरवाइजर के अलग अलग यूनिवर्सिटी के पेपर हुए थे, तो 2 यूनिवर्सिटी के पेपर में यहां से प्रश्न आ गया कि लंबे फल वाली कौन सी, गोल वाली कौन सी। लेकिन इन दोनों ही प्रश्नों में अगर आपको खाली ये वाला पॉइंट याद था, पंत ऋतुराज और पंत सम्राट, तो प्रश्न सही हो रहा था, इससे ही सही हो रहा था। कैसे याद रखोगे? ऋतुराज के अंदर भी आर आ रहा राउंड, और ये भी क्या है? राउंड शेप वाली। तो ऋतुराज कैसी है? आर आर, ऋतुराज राउंड, याद जाएगा ना। अब ऋतुराज अगर राउंड याद रह जाएगा तो सम्राट आपको लंबे में वैसे याद रखना, ठीक है। पंत नाम की किस्में काफी कम है, पंत नाम की वैरायटी बहुत ही कम है। तो आपको बैंगन के अंदर पंत सम्राट और पंत ऋतुराज, ये भी आपके 11th की बुक में दे रखी है और ये भी दे रखी है, बाकी भले कम कम दे रखी है। तो ये 2 और ये 2 तो दे रखी है इसके अंदर, ये 2 और वो 2, ठीक है। तो ऋतुराज राउंड, ऋतुराज राउंड और सम्राट इसमें, ये किस्में आपको याद करनी पड़ेगी। ये पैटर्न मैंने बैंगन में भी, इसमें टमाटर में भी बताया था, अनिर्धारित वृद्धि वाली, निर्धारित वाली।
अनिर्धारित वाली याद रखी थी हमने कि दिव्या ने रूबी को उपहार दिया तो विकास हुआ, ठीक है, तो ये हमें नहीं याद रखनी थी। इसी प्रकार से जो है इसमें ऐसी कोई ट्रिक तो है नहीं, लेकिन फिर भी ये R8 से बात बन रही है एक बार तो। ऋतुराज राउंड और इसका बाकी आपको थोड़ा ध्यान तो खुद को ही रखना पड़ेगा, सही नहीं? आगे बढ़ रहे हैं। अब कुछ किस्में और हैं, अब अन्य किस्मों में है एक पूसा क्रांति और पूसा बिंदु को मैं वापस नहीं लिखा रहा हूं, तुम्हें याद रह जाएगा। पूसा बिंदु और पूसा क्रांति मैंने यहां लिख दी है। पूसा अनुपम भी वापस लिखो क्या इन सब किस्मों को वापस लिखने की जरूरत है? नहीं है ना? गुड। तो जो नहीं लिखी है उनके ऊपर हम लोग बात कर लेते। एक वैरायटी है पूसा भैरव, क्या नाम है? पूसा भैरव। बोलो भैरवनाथ की जय। जानते हो भैरव जी गांव? एक है इसमें पूसा उत्तम। पूसा उत्तम। एक वैरायटी है पूसा उपकार, तुम्हें पहले बता रखी है। पूसा उपहार किसकी थी? टमाटर की थी, ठीक है। ऐसे करके ये मेन में यही है बस। पूसा अनमोल भी हो गई और पूसा अनुपम भी हो गई, तो बस यही इतनी सी किस्में हैं, पूसा भैरव, पूसा उत्तम और पूसा उपकार। वो अर्का नवनीत, अर्का नवनीत है। नवनीत कहते हैं मक्खन को, किसको कहते हैं? नवनीत किसका पर्यायवाची? अरे किसका है रे? मक्खन का, नवनीत। हाँ अर्का नवनीत। अर्का नवनीत भी इसकी फेमस वैरायटी, हाई यील्डिंग वैरायटी। अर्का नवनीत इसकी अधिक उपज वाली किस्म है, मतलब आप यहां लिख सकते हो हाई यील्डिंग वैरायटी, सर्वाधिक उत्पादन या हाई यील्डिंग वैरायटी, मतलब इसका जो उत्पादन है वो सबसे ज्यादा है। तो अर्का नवनीत भी हमें याद रखनी चाहिए। एक वैरायटी और बता रहा हूं तुम्हें, उसका नाम है अन्ना मलाई। क्या नाम है? अन्ना मलाई। अन्ना मलाई से तुम याद रखना, ऐसे अन्ना मलाई, ऐसे एफिड रेजिस्टेंट। क्या है ये? एफिड रेजिस्टेंट। एफिड रेजिस्टेंट का मतलब इसमें एफिड नहीं लगता है। एफिड किसमें नहीं लगता है? अन्ना मलाई। तो अन्ना मलाई एफिड रेजिस्टेंट, याद रह जाएगा, ये प्रश्न भी आता है। एक वैरायटी है मंजरी गोटा। क्या नाम है? मंजीरी गोटा या मंजरी गोटा। अब ये मंजरी गोटा जो वैरायटी है, इसके साथ एक और याद रख लो भले, अर्काशील। क्या नाम है? अर्काशील। तो मंजरी गोटा और अर्काशील दोनों ही लिटिल लीफ रेजिस्टेंट है। क्या है? लिटिल लीफ रेजिस्टेंट। लिटिल लीफ रेजिस्टेंट। अभी हम पढ़ेंगे, मुख्य बीमारी यही है। हमने प्रजातियां पढ़ी थी, देखो जो लिटिल लीफ इम्यून प्रजाति है उसका नाम है सोलेनम ओरिकुलेटम। क्या नाम है? और एक हमने पढ़ी थी लिटिल लीफ रेजिस्टेंट, उसका नाम था सोलेनम सिसिम्ब्रीफोलियम। सिसिम्ब्रीफोलियम। सोलेनम खासियनम, तना और फलछेदक प्रजाति। सोलेनम टोरम, बैक्टीरियल विल्ट रेजिस्टेंट। सोलेनम इनकानम, पूर्वज प्रजाति। सोलेनम स्टेनोटोनम, आलू की पूर्वज प्रजाति। ये 2-4 बार पढ़ने पे याद हो जाएगा। इन दोनों में से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी है? तो ऊपर वाली। एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट कौन सी है? तो ये सारी वैरायटी है ये इंपॉर्टेंट। तो ऐसे करके हमने कुछ कुछ किस्में याद रख ली। अब यहां से भी एक प्रश्न पे और हम डिस्कस करने वाले। एक वैरायटी है जिसका नाम है हिसार जामुनी। क्या नाम है? बहुत फेमस नहीं है, लेकिन यहां से मैं एक चीज भी बताऊंगा ना, इसलिए वैरायटी का काम हो जाएगा। इसकी हम लोग रेटून फसल लगा सकते हैं। रेटून फसल हेतु, पेडी फसल लेते हैं ना, तो रेटून फसल हेतु, रेटून फसल हेतु। अब ये भी प्रश्न आया हुआ है कि कौन सी ऐसी सब्जी है जिसकी रेटून फसल ली जा सकती? बैंगन, उसमें खासकर बैंगन ध्यान रखना। रेटूनिंग किसको कहते हैं, कौन बताए? काटने के बाद में वापस, जैसे कि गन्ने में लेते हैं हम लोग, गन्ने को वापस नए सिरे से नहीं बो करके उसको जो काटा है उसका जो अवशेष है वहीं से वापस उग जाएगा। इसमें भी यही करते हैं हम लोग बैंगन में। कपास में भी करते हैं बहुत बार। गांव में क्या होता है, जैसे अभी कपास बो रखा था कई लोगों ने, तो कपास को काटने के तुरंत बाद में हमने क्या करना था, धान गेहूं भी बाना था। तो ऐसे करके भी लोग बाग कपास को काट दिया नीचे से, अगली सीजन में फिर फूटेगा तो उससे फसल ले लेंगे। बैंगन के अंदर भी ऐसा होता है, लेकिन बैंगन में एक दिक्कत और है। अगर बैंगन को आपने कई दिनों तक फसल ले ली, जैसे 6 महीने की, 4 महीने की फसल मुख्यतः है, आप 4 महीने के बाद में थोड़े 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 बच्चे हुए फल आ रहे हैं उनको भी लेते जा रहे हो लेते जा रहे हो, तो ऐसे केस में ग्लाइको एल्केलॉइड की मात्रा बढ़ती है उसमें। या फिर रेटून फसल जो ले रहे हो, जैसे आपने बैंगन को, पौधे को अपरूट, उखाड़ा नहीं,
और आपने उसको नीचे से काट दिया, अगले सीजन में वो फिर फूटा और फल लग रहे हैं, ऐसे में भी जो आपका ग्लाइको एल्केलॉइड या सोले सोडियम की मात्रा उसमें ज्यादा पाई जाती है, कड़वाहट उसमें ज्यादा होती है, ये भी प्रश्न आता रहता है। ठीक है, तो रेटून फसल कौन सी सब्जी की ले सकते हैं हम लोग? बैंगन की ले सकते हैं। ऐसा प्रश्न एग्जाम में डब्ल्यू उत्तराखंड के पेपर में या ऐसा कहीं देख रखा मैंने अच्छी जगह, तो ये प्रश्न आया हुआ है। आगे तुम्हारी फेवरेट बीमारी पता है कौन सी? बैक्टीरियल विल्ट। बैक्टीरियल विल्ट प्रतिरोधी किस्में कौन कौन सी है बताओ? टमाटर की नहीं बतानी है, टमाटर की बताओ। देख, अर्का आभा, अर्का आलोक, अर्का अभिजीत, अर्का श्रेष्ठ। बार बार पढ़ने से देखो कैसे याद हो रहा है। अर्का आभा, अर्का अभिजीत, अर्का आभा, अर्का अभिजीत, अर्का आलोक और अर्का श्रेष्ठ और एक सोनाली करके हो रहा है। ये सभी बैक्टीरियल सूडोमोनास सोलेनोसीरम से होता है। सूडोमोनास तुम जानते हो ये सब? बायो फर्टिलाइजर पढ़ा तुमने एग्रोनॉमी? बायोफर्ट जैव उर्वरक, नाइट्रोजन फिक्सिंग, नाइट्रोजन सोलुबलाइजिंग, नाइट्रोजन मोबिलाइजिंग, ऐसे अलग अलग पढ़ रखे हैं? नहीं, एग्जाम्पल पढ़ रखे हो? हाँ तो एग्जाम्पल ही तो कह रहा हूँ। राइजोबियम किसका है बताओ? नाइट्रोजन फिक्सिंग में भी अलग अलग प्रकार का। हाँ, एक तो होता है उसमें सिम्बायोटिक, फ्री लिविंग, एसोसिएटिव सिम्बायोटिक, तो उसके अंदर है सिम्बायोटिक। देखो नाइट्रोजन जैव उर्वरक भी, ये सब काम की चीजें तो बता रहा हूँ। जैव उर्वरक जो तुम्हारे टॉपिक है बायो फर्टिलाइजर, वो मोटे मोटे 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सिंग वाले, एक होते हैं फॉस्फोरस सोलुबलाइजिंग, एक होते हैं फॉस्फोरस मोबिलाइजिंग। तो नाइट्रोजन जो स्थिरीकरण करने वाले 3 प्रकार के होते हैं। फ्री लिविंग, एजोटोबैक्टर और क्लोस्ट्रिडियम। एक है उसमें आपके सिम्बायोटिक, राइजोबियम है, फ्रेंकिया वगैरह। एक उसके अंदर फिर है एसोसिएटिव सिम्बायोटिक, उसके अंदर एजोस्पिरिलियम तुमने पढ़ रखा। फिर आपके फास्फोरस सोलुबलाइजिंग भी 2 प्रकार के, कुछ बैक्टीरिया है, कुछ उसमें फंगस भी है कि नहीं। बैक्टीरिया के अंदर कौन कौन से? बेसिलस है जैसे कि, उसके अंदर सूडोमोनास भी है, और फिर फंजाइमी है जैसे एस्परजिलस है, पेनिसिलियम है, और आपका जो क्या कहते हैं उसको, फास्फोरस मोबिलाइजिंग जो है तो उसमें भी है, जैसे VAM, वेसिकुलर अर्बुस्कुलर माइकोराइजी। इसमें और भी है नीचे, जैसे ये तो जैसे क्या पता नहीं उसके नाम मेरे को इतने याद नहीं एक्चुअली। उसके नीचे और भी है कुछ, जैसे ऑर्किड माइकोराइजी, कुछ उसमें एक्टोमाइकोराइजी, ऐसे करके। और एक और भी है अगर तुम्हें याद रहे तो, प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग राइजोबैक्टीरिया। प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग राइजोबैक्टीरिया। तो प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग जो राइजोबैक्टीरिया, जैसे कि इसके अंदर कौन सा आता है? इसके अंदर आता है सूडोमोनास फ्लोरेसेंस। ये भी इस तरीके, ये इसके कई फायदे भी होते हैं। ये ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया होता है, बहुत सारे ग्रुप का जो है एक तरीके से ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया होता है, जो मृदा के अंदर राइजोस्फीयर में रहता है, और फिर वहां से पोषक तत्वों को जो है प्लांट को अवेलेबल कराते हैं, और भी कई तरीके से प्लांट को हेल्प करते हैं। जैसे कि ये काम करता है बायोस्टिमुलेंट, मतलब इसके अंदर जो ये बैक्टीरिया है, ये ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइलिन, इनका स्त्रवण करते हैं, तो पौधे को हेल्प मिलती है। ये एक तरीके से बायो प्रोटेक्टेंट का काम करते हैं। ये जो कुछ ऐसे रोग को पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं, उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो बायो प्रोटेक्टेंट का काम करते हैं, और बायो फर्टिलाइजर का काम भी करते हैं। तो ये है प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग राइजोबैक्टीरिया। ये भी जो है ऐसे हल्का फुल्का। अब बात ऐसी है स्टूडेंट्स कि अब इसकी प्रतिरोधी किस्म बैंगन में बात हो रही है, तो एक तो तुम्हारी फेवरेट वेराइटी पता है कौन सी? अर्का निधि। क्या नाम है? अर्का निधि और अर्का केशव। क्या ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। अर्का निधि और अर्का केशव। कुछ और बता देता हूं, एक दो लास्ट, अब इस बार लास्ट है, ठीक है। अन्य किस्में, अदर वेराइटीज। एक वेराइटी का नाम है वैशाली। क्या नाम है? वैशाली द्विरंगी किस्म, इसको कहते हैं बाई कलर वेराइटी। बाई कलर वेराइटी बैंगन के अंदर आपने दे रखा है कि भाई 2-2 मिक्स कलर वाली वेराइटी होती है, हल्का सा फीका रंग है, थोड़ा गहरा रंग है, इस तरीके से वेराइटी आती है। एक वेराइटी भी इसमें ब्लैक ब्यूटी। ब्लैक ब्यूटी का मतलब होता है काली सुंदरता। क्या है? ब्लैक ब्यूटी भी इसकी वेराइटी फेमस है यार। एक है फ्लोरिडा मार्केट। फ्लोरिडा
फ्लोरिडा मार्केट, तो फ्लोरिडा मार्केट भी एक अच्छी किस्म है। तो ये 3 किस्में। अर्का नीलकंठ भी एक वैरायटी, इसकी एक वैरायटी है अर्का नीलकंठ, अगर याद रखना चाहें तो अर्का नीलकंठ। नीलकंठ किसको कहते हैं हम लोग? भगवान शिव को, देखो नीलकंठ ये। तो वैशाली, ब्लैक ब्यूटी और फ्लोरिडा मार्केट इसकी अन्य किस्में। तो क्या हमने अभी तक कोई किस्म पढ़ी यहाँ पर? लंबे फ्रूट वाली कौन कौन सी? पूसा पर्पल लॉन्ग, पूसा पर्पल क्लस्टर, पूसा क्रांति, पूसा अनुभव, पंच सम्राट। गोल फल वाली पूसा पर्पल राउंड, पूसा बिंदु, पूसा अनमोल, पंत ऋतुराज आदि। अन्य किस्में पूसा भैरव, पूसा उत्तम, पूसा उपकार। पूसा उपहार किसकी थी? टमाटर की। पंत उपहार किसकी थी? मटर की। ठीक है। वर्षा उपहार किसकी थी? भिंडी की थी। ऐसी, ठीक है। अर्का नवनीत हाई यील्डिंग वैरायटी। अन्य किस्मों में तो और भी है, जैसे एक अन्य किस्म और लिख रहा हूं यहाँ पे, उसका नाम है अर्का कुसुमकार। जैसे हरे फल होते हैं, जैसे कुछ किस्में ऐसी जिनके ग्रीन कलर के फ्रूट आते हैं, जैसे एक तो है अर्काशील, अर्काशील, अर्का शिरीष, अर्का शिरीष, शिरीष। और ये 2 किस्में, इनके ग्रीन कलर के फ्रूट आते हैं। कैसे आते हैं? अरे ग्रीन फ्रूट, हरे रंग के बैंगनी आते हैं, बस हरे बैंगन मतलब। अन्य किस्म एक और है अर्का कुसुमकार, अर्का कुसुमकार। अभी हम ये सभी किस्में इसलिए लिख रहे हैं, मैं चाहूं तो तुमको 5 किस्मों में भी निपटा सकते, 5 किस्में निपटा दे, कोई भी मेन मेन देख के लिख लो। लेकिन क्या है कि हर एक बैच में कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं, हम लास्ट तक जब किसी चीज को बार, अभी तुम पढ़ रहे हो तो तुमको याद हो सकता है कि नहीं, लेकिन लास्ट तक जब आप बार बार किसी चीज को पढ़ते हो ना, तो अपनी कैचिंग पावर बढ़ती है उससे धीरे धीरे, और हो सकता है कि लास्ट तक कुछ और याद हो जाए, है कि नहीं? तो इसलिए हम लोग जो है ज्यादातर किस्में लिखने की कोशिश करें। इसको लिखेंगे फिर आगे बढ़ जाएंगे, फिर और भी बातें करनी है बैंगन में। तो ये लिखोगे, नोट करके, नोट करके लिखना है, लिखना, ठीक है। सर फ्रूट में पाइनएप्पल में ले सकते हैं क्या रेटोनिन? यार पाइनएप्पल की तो इतना ये है कि पाइनएप्पल में तो मेरे को जानकारी उसकी कम है, इससे है। पाइनएप्पल के अंदर रेटोनिन का यूं है जो मुझे देखना पड़ेगा उस रेटोनिन का ऐसा। बाकी तो जनरली तो वो एक ही क्रॉप लेते हैं उसकी, और देखेंगे। हाँ, आजाद क्रांति भी एक किस्म है भाई, आजाद क्रांति भी है, लेकिन वो अन्य में है, वो लंबे फल वाली है। इसमें यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ एक वैरायटी लिख रहा हूँ अन्य वाली, तुम इसके नीचे लिख लेना आजाद क्रांति, आजाद क्रांति, ठीक है ना। तो आजाद क्रांति भी लिख लेना भले, लेकिन कोई खास बात नहीं है। चलो इसको लिखो तुरंत कि इंड्यूस का मतलब होता बढ़ाना, रिड्यूस का मतलब होता है घटाना, ऐसे समझे? गुड। अब धीरे धीरे सभी आगे पशु परिचय सारे के सारे नहीं। पशु परीक्षक, एनिमल अटेंडेंट, होगी होगी अब तक तो। बज गए बाजे नहीं बजे? बुलाना मेरे को शादी में, ठीक है। तुम्हारी किसी की भी शादी हो तो न्योता तो देना, अरे निमंत्रण तो देना रहे। कोटा भी देखेंगे, कोटा में वो वंडर देखने, 7 वंडर, रिवर फ्रंट बना दिया अच्छा सा। वो हैंगिंग ब्रिज पे तो हम गए थे एक बार, वहां से होके निकले थे, बस के ऊपर बैठ के गए थे हम। है आजाद क्रांति भिंडी की भी है, इसकी भी है, दोनों की। आजाद क्रांति वैरायटी भिंडी की, दोनों की भी। हाँ, पंजाब सदाबहार भी इसी की है। पूछा सदाबहार लिख लिया सबने? लंबी
मध्यम, छोटी, बस अगर हिंदी चाहिए तो। ये किसी किताब में एग्जैक्ट नहीं दे रखा, मैंने ऐसी एक काल्पनिक है ये, मतलब बैंगन में ऐसा होता है, हल्का फुल्का ऊपर नीचे ऐसे होता होगा, ये काल्पनिक है समझाने के लिए, ठीक है। ये काल्पनिक से याद तो हो जाता है कम से कम, ठीक नहीं, से याद हो जाता है। मतलब ऐसे ही होता है, थोड़ा ऊपर नीचे ऐसे होते होंगे अलग अलग प्रकार के, लेकिन ऐसे हम एक बार इससे समझ पाते हैं। मेरे गले में जो हल्की फुल्की सूजन हो रही है वो ठीक नहीं हो रही है, मतलब ये सीरियस प्रॉब्लम हो रही है धीरे धीरे। 2 महीने हो गए हैं। बाहर की साइड यहाँ जो सूजन है, तुम लोग कोई उपचार जानते हो, अनुभवी हो तो बताना। नहीं, अंदर गले के अंदर कोई समस्या है नहीं, बोलने में कोई दिक्कत नहीं। जब मैं बोलता हूँ, मेरी बात को सुनो, तो समस्या को तो सुनना सीखो रहे, पहले इलाज बताने लग गया पीछे से है कि पैक लगा लो, ये लगा लो, अंदर कोई समस्या नहीं। जब मैं बोलता हूँ तो मेरे यहाँ पे जो लोड पड़ता है उसकी वजह से मांसपेशियां पेन कर रही है, हल्की हल्की सी स्वेलिंग है, पहले ज्यादा थी, वो मम्स हो गए थे साइड में, उसकी वजह से, इसकी वजह से काफी समस्या हो रही है, मैं क्लास ले नहीं पा रहा हूँ ढंग से, इतनी प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ रेस्ट भी लेके देख लिया, 7-7 दिन तक क्लास नहीं ली, 2-2 महीने तक नहीं ली अभी, ये प्रॉब्लम है। और हल्का सा कड़वापन भी रहता है कभी कभी अंदर के साइड। अब देख, बढ़े आगे, जल्दी तुरंत लिख लो, 2 मिनट और है बस, फिर एक एक इसके रोग वगैरह लिख के फ्री करेंगे इसको। तुम्हारे कितने नंबर है सुपरवाइजर, कितने नंबर आए? 6 नंबर। ओबीसी होगी, सीटें ज्यादा हो तो बात बने, 1000-2000 सीटें हो ना इस बार तो बात है। चलो आगे, किसी की छूट थोड़ी है। बढ़े आगे, भवानी सर का कोर्स हो गया तुम्हारा? बस इतना सारा हो गया, हिम्मत वाला। अच्छा, एक टॉपिक ही हुआ है, मुझे एक टॉपिक ही बाकी है, तो कितने टॉपिक है ग्रुप में? पूरा ही बाकी। मैं भी जब हॉर्टिकल्चर शुरू करता हूँ, मेरे को ये लगता है कि कब खत्म हो, कि काफी है। नहीं है, 100 क्लास तो हो जाएगी लगभग, 100 का तो अपने ले भी रखा आगे से परमिशन। मैंने कहा 100 क्लास दो तो ही ले, नहीं तो बढ़ाओ नहीं उसको। वो पहले क्या कम कर दी थी पिछले साल, तो लॉन्ग ईयर में भी जब 100 लगती है तो डबल ईयर में 100-110 तो चाहिए। अभी तक हो गई होगी क्लास 60-65 है, 65 हो गई होगी। तो अब अपन ने ज्यादा बचा थोड़ी है मेरा, अब अपन थोड़ा और स्पीड में, थोड़ा सा जो है परिरक्षण है, परिरक्षण में तुम्हें बता दूंगा, प्रश्न आएगा तो वहां से आ जाएगा, परिरक्षण अच्छा बता दूंगा, बढ़िया। और थोड़ा बहुत फूल और गार्डनिंग है उस, तो फूलों और गार्डनिंग के प्रश्न तो पिछले डब्ल्यू पेपर में तो कभी आ नहीं रखा ढंग से, लेकिन जो भी है जो कराएंगे अच्छे से, जो है जो तो कराएंगे। चलो आगे, सर बीकानेर के कोठारी हॉस्पिटल में दिखा दो, डिस्काउंट मिल जाएगा। मेरे को डिस्काउंट चाहिए नहीं, क्योंकि मेरे पैसे लगते नहीं वैसे सरकारी कर्मचारी। हाँ, तो मेरे को डिस्काउंट नहीं चाहिए, अच्छा डॉक्टर बताओ तुम, चाहे पैसे लग जाए तो दिक्कत नहीं।
पैसे लग जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, 100 क्लास में 102 में करा देंगे तुम्हारा कोर्स, और 100 की जगह 102 में करा देंगे, नहीं और क्या। वैसे भी मैं अभी 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 उस मैं सरकारी में हूँ ना, मैं इसका फायदा बहुत कम लेता हूँ। मैं इसे क्या ही फ्री, आरजीएचएस के अंदर फ्री में इलाज होता है। अगर कोई कर्मचारी है ना, अगर तुम सुपरवाइजर भी बन जाओगे, डब्ल्यू कुछ भी बन जाओगे, तो तुम्हारा फ्री इलाज है, तो फ्री में इलाज, मजे ही मजे। बीमार हो रोज रोज इलाज। क्या? नहीं नहीं, कैंडिडेट फैमिली पूरी, कोई फिक्स नहीं है उसमें। फैमिली का मतलब माता पिता, लुगाई और बच्चे, अगर तुम्हारे साथ रहते हैं तो, मतलब एक ही जनाधार कार्ड में रहने वाले कैंडिडेट, एक ही जनाधार कार्ड में अगर है तो ऐसा है। बार वाली या बार वाला नहीं रह सकता उसमें। फटाफट लिखो, इतना धीरे धीरे लिख रहे हैं। कौन किधर से, उधर की साइड छूट रही? पुसा पर्पल राउंड, पुसा बिंदु, पुसा अनमोल और पंत ऋतुराज। नहीं नहीं, ये एक्स्ट्रा अलग ही है, ये अलग है, ये आपको अलग से ही लिखनी है किसमें, उस कैटेगरी में नहीं है। उस कैटेगरी में तो उतनी है, सारी लिखा दूंगा मैं, सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा। सारी मेरे को भी नहीं पता, क्योंकि एक आदमी को कोई सारी किस्में थोड़ी याद रह सकती। जो 12th की बुक में प्लस एक दो मेरी तरफ से उधर लिखा दे, जो मेन है, और आएगा तो उनमें से ही प्रश्न आएगा, ये भी फिक्स। हुँ? 2 मिनट और है बस, लिखो। फिर अपने इसके रोग भी लिखेंगे आज ही। रोगों में एक ही रोग है जो लेवल का है, लिटिल लीफ। हाँ, देव देव जागरवाल, उसमें अपवाद भी है, ठीक है। किसान आंदोलन भी कर रहे हैं अभी, तुमने देखा हो? किसान आंदोलन कर रहे हैं उधर नोएडा, दिल्ली बॉर्डर। और क्या, किसानों की तो मांगे हैं बहुत सारी, किसानों की मांगे हैं बहुत सारी, उसमें लिस्ट है पूरी। किसानों की हालत बहुत खराब है यार, ईमानदारी से कहते, चाहे कुछ कर लो, भगवान ही धनी है उनके। अगर एक भी किसान परिवार जिनके थोड़ी कम जमीन है, अगर दूसरे धंधे पर डिपेंड नहीं रहना, तो भूखे ही मरे। अगर किसान परिवार अगर और कोई दूसरा काम नहीं करता हो, जैसे कोई उसका परिवार का कोई सदस्य बाहर रह रहा है, काम धंधा कर रहा है, तो वो परिवार की हालत बहुत खराब हो जाए, ऐसा। लेकिन उसके लिए बड़े बदलावों की आवश्यकता है। सरकार को क्या फुल पैसे देने चाहिए, किसान को, बेरोजगार को, नौकरी वालों को भी तनख्वाह बढ़ानी चाहिए, सबको पैसा देना चाहिए। अर्थव्यवस्था में क्या है कि जब तक पैसे का फ्लो नहीं रहेगा ना, मार्केट के अंदर लचीलापन नहीं रहेगा, तब तक अर्थव्यवस्था बढ़ नहीं सकती, मेरा यह मान। तो इनको फुल पैसा दो, इसलिए तनख्वाह बढ़ती है तो मैंने कहा और बढ़ाओ, किसानों को पैसा दो, इसलिए सबको पैसा दोगे तो ये क्या, पैसे का रोटेशन चलेगा तभी तो अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। अब लिखो रोग, रेटून फसल लेने हैं। रेटून फसल का मतलब जैसे बैंगन की फसल ले रहे हैं किसान, ठीक है। अब फसल ले ली, अब उसके पास एक ऑप्शन है, उसको उखाड़ के फेंक दो, एक है नीचे से काट दो। काटने के बाद में क्या होता है, फिर फूटता है वो, उससे जो फसल लेता है उसको अपन कहते हैं रेटून क्रॉप, ठीक है। ये लिख लिया सबने, टॉपिक डाल दो रोग। अच्छा और है क्या कुछ? अरे यार, लिखो लिखो लिखो। है देख, अरे भैया उधर जो किस्म थी उस, ये मंजरी गोटा और अर्कासी, लिटिल लीफ रेजिस्टेंट।
ठीक है, लघु पर्ण जो होता है छोटी पत्ती रोग प्रतिरोधी। ये लिख रहा हूं, ये नेक्स्ट कर दिया था। हाँ, तुम्हारी इस क्लास में AA के सारे बैच बैठे हुए हैं, एक और भी है इसके अलावा हिंदी मीडियम, वो एक और है जिसमें नहीं बैठ रहा है ना, उसको इसमें बिठा दो। ये भी अपने इधर तुम हो, उसको इधर बिठा। हाँ जी सर बिठाएंगे, बात तो सही है। उसको बिठा दे तो क्या है कि अपने एक साथ हो जाए काम है। चलो लिखो फटाफट लिखो नेक्स्ट, फालतू का दिमाग लगाया तो झूठे पड़ेंगे, ध्यान रख लें। फिर लिखो रोग, इसमें लिखो रोग। यहाँ तक डन है सबके? 5 मिनट है, रोग मेरे साथ ही लिखने, उनमें से ज्यादा कोई जो इंपॉर्टेंट है वो मैं अभी बता रहा हूँ। रोगों में सबसे पहला रोग लिखना है लिटिल लीफ। लिटिल लीफ इसका सबसे इंपॉर्टेंट रोग है, लिटिल लीफ यानी लघु पर्ण रोग। लघु पर्ण को कहते हैं छोटी पत्ती रोग, ठीक है, पत्तियां छोटी रह जाती हैं। बाकी सब में जिनकी डेफिशिएंसी से होता है, इसमें माइकोप्लाज्मा से होता है। माइकोप्लाज्मा कह दो चाहे इसको फाइटोप्लाज्मा कह दो, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन यही है। इसका जो वाहक कीट है यानी कि इसको जो फैलाने वाला कीट है, उसका नाम है लीफ हॉपर। लीफ हॉपर या जेसिड, लीफ हॉपर या जेसिड। इस लीफ हॉपर का नाम भी याद रखना आपको, क्योंकि वो भी आता है सेस्टियस फाइसिटिस। इसका नाम याद रखना, सेस्टियस, सेस्टियस फाइसिटिस, सेस्टियस फाइसिटिस। इस लीफ हॉपर का नाम लिखा है सेस्टियस फाइसिटिस। ये भी एग्जाम में आ सकता है, बड़े एग्जाम। तो इसको कौन फैलाएगा ये तो आता है प्रश्न, ये तो पहले भी आ रखा है। किससे होता है ये भी प्रश्न आता है, कौन फैलाता है ये भी प्रश्न, दोनों ही आए हुए एग्जाम, ध्यान दे देना। एक और होती है फोमोप्सिस ब्लाइट। फोमोप्सिस, फोमोप्सिस ब्लाइट। फोमोप्सिस ब्लाइट जो है कवक से होती है। कवक का नाम इसमें लोड नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि कवक का नाम सेम टू सेम वही है, फोमोप्सिस वैक्सेंस। इसलिए आपको सीधा फोमोप्सिस याद रखोगे। लिख भी देता हूं मैं कवक का नाम, फोमोप्सिस, फोमोप्सिस वैक्सेंस, फोमोप्सिस वैक्सेंस, ठीक है, ऐसे लिखो फोमोप्सिस वैक्सेंस। इसकी एक आदि प्रतिरोधी किस्में भी है, प्रतिरोधी किस्में, प्रतिरोधी किस्में है। एक तो है पूसा भैरव, बेटा एक वैरायटी तो है पूसा भैरव, और एक वैरायटी का नाम है पंत सम्राट। पंत सम्राट एंड पूसा भैरव आर रेजिस्टेंट वेराइटीज ऑफ ब्रिंजल। किससे रेजिस्टेंट वेराइटी जो है वो है फोमोप्सिस ब्लाइट रेजिस्टेंट वेराइटीज ऑफ ब्रिंजल, ठीक है ना। तो प्रतिरोधी किसमें है पूसा भैरव एंड पंत सम्राट। फोमोप्सिस ब्लाइट नामक बीमारी किसमें होती है ऐसा भी प्रश्न आ जाएगा, ठीक है। लघु पर्ण रोग का पूरा ही याद रखना है, दोनों खास।
लीफ कर्ल वायरस तो सेम टू सेम वैसे ही है जैसे कि पहले था। लीफ कर्ल ज्यादातर सोलेनेसिकुल में लगते ही है वायरस, और इसको व्हाइट फ्लाई ही फैलाती, ठीक है। लीफ कर्ल वायरस इसको फैलाने का काम करती है सफेद मक्खी यानी व्हाइट फ्लाई, ठीक है। व्हाइट फ्लाई, सफेद मक्खी व्हाइट फ्लाई। तो लीफ कर्ल वायरस को फैलाएगा सफेद मक्खी, ऐसे लिखना आप। बहुत बढ़िया। अब एक इसके बाद में कीट लिखेंगे, एक लास्ट, अब कीट लिखेंगे लास्ट। इन तीनों बीमारियों में से होमोप्सिस ब्लाइट याद रखना, और ऊपर वाली लिटिल लीफ तो तुम्हें याद है ही पहले से, हमने देह विकार के टाइम पे भी बात करी थी थोड़ी सी, कि भाई सारे लिटिल लीफ जिंक की कमी से होते हैं और ये इससे होते है कि नहीं, ऐसे। डन। लिखो कीट। किसके छूट रहा अभी तक ये? लिखो कीट, पड़ोसी का देख के लिखो एक पॉइंट। अब लिखो कीट। कीट का नाम लिखो बेटा, तना व फल छेदक। तना व फल छेदक, इसको बोला जाता है शूट एंड फ्रूट बोरर। इसको बोलते हैं शूट एंड फ्रूट बोरर। इस कीट की खासियत यह है कि ये जो कीड़ा है ये फलों को भी खाता है और तने को भी खाता है, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलते हैं ल्यूसिनोडस ओर्बोनेलिस, याद रखना है कीट का नाम, ल्यूसिनोडस, ल्यूसिनोडस ओर्बोनेलिस, ल्यूसिनोडस ओर्बोनेलिस। मोस्ट इंपोर्टेंट कीट है जो खासकर इसी में लगता है। ये कीट इसका विशेष कीट, ठीक है। एक तरीके से ये जो कीट है ये इसका मोनोफेगस इंसेक्ट, जो पर्टिकुलर एक ही क्रॉप को खाता है उसको मोनोफेगस इंसेक्ट कहते हैं। एक कीट और याद रखना चाहो इसमें तो इपीलेक्ना बीटल, इपीलेक्ना, इपीलेक्ना बीटल, इपीलेक्ना बीटल, ठीक है। इपीलेक्ना बीटल ये भी 11th की बुक में दे रखा है, 11th की बुक में दे रखा है इपीलेक्ना बीटल। तो शूट एंड फ्रूट बोरर, ल्यूसिनोडस ऑर्बोनेलिस, ऐसे करके हम लोग ये कीट बीट भी हो जाएंगे अपने। तो ये बेसिक बातें आप सब लोग बढ़िया से पढ़ के आना कल। तुमने डेड हर्ट वाली कंडीशन सुन रखी, डेड हर्ट। एक्चुअली ये जो कीट है ना इसकी वजह से इसमें डेड हर्ट की प्रॉब्लम होती है। इसकी पहचान ये है, एक कीड़े का अटैक हो गया है, पौधे जैसे छोटे हैं, ठीक है। तो इसका जो अटैक हो गया है हमें पता तब चलेगा जब इसका जो शीर्ष भाग है वो सूख जाएगा पूरा, यहां से ये सूख जाएगा। जब हम उसको तोड़ के ऐसे फाड़ के अंदर से देखेंगे तो उसमें ये लट दिखेगी ऐसे, ये लट, ये लट किसकी है? शूट एंड फ्रूट बोरर की। तो ये शूट को खाता है ऊपर से ताकि ये पौधा ऊपर से सूख जाता है। इसको डेड हर्ट कंडीशन कहते हैं, तुमने पढ़ रखा है। डेड हर्ट, डेड हर्ट कंडीशन क्रिएट करता है, तो ध्यान रखना हल्का फुल्का से, ठीक है। तो इस कीट का नाम क्या है? ल्यूसिनोडस ओर्बोनेलिस, ल्यूसिनोडस ओर्बोनेलिस। तो क्या हमने आज कुछ पढ़ा? हमने आज कुछ भी खास बात नहीं पढ़ी, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। कल वापस पढ़ के आओ ओलेरिकल्चर, पोमोलॉजी। टेस्ट में क्या आएगा तुम्हारे पता ही नहीं मेरे को अभी। ओलेरिकल्चर आएगी बस। अभी मैं तुम्हें पूछ लेता हूँ, पहले तारीख बताओ। आज पूरा सिलेबस दे दूं, कितने लोग चाहते हैं? 50% ऐसा चाहते हैं। खाली ओलेरिकल्चर दूं ऐसा कितना चाहते हैं? खाली ओलेरिकल्चर दूं, इन मीन 3, खाली 3। पोमोलॉजी प्लस ओलेरिकल्चर दूं, कितना चाहते हैं? ज्यादातर अब इसमें मैं ही दूंगा मेरे हिसाब से, तो वो दूंगा। एक तो ओलेरिकल्चर दूंगा, तो 40% ओलेरिकल्चर, ठीक, और थोड़ी सी पोमोलॉजी, ठीक है। ओलेरिकल्चर और पोमोलॉजी, ठीक है।